हेलो हाय नमस्ते। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही मेहनत से कर रहे होंगे। और उसी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो हमारे सवाल आने वाले हैं उसको बढ़िया से फोड़ने के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए हम 50 साइंस के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो वही क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड उस परीक्षा में सीधा सीधा यही क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाली है। इसीलिए वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो ये वीडियो नहीं देखेगा वो बाद में पक्का पछताएगा, क्योंकि इसमें वही सवाल रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसीलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस वीडियो में हर एक सवाल को बताएंगे और साथ ही साथ उससे बेसिक जो भी जुड़ा होगा उसको भी बताएंगे। तो चलिए फटाफट क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को अपने प्यारे सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 10th साइंस, क्लास 10th जो हमारा है और जो साइंस है वही हम लेकर आए हैं। और बायोलॉजी है, क्या है इसमें मुख्य रूप से बायोलॉजी का बात करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा मैराथन वीडियो आपका है। 50 गो क्वेश्चन है इसमें, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वही क्वेश्चन को रखा गया है जो आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है, हम लोग इस मोटिवेशन को जान लेते हैं। इससे क्या होगा, मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और मोटिवेशन के तहत ही हम लोग पढ़ पाते हैं या किसी काम को कर पाते हैं। मोटिवेशन हमें हमारे अंदर जो है उम्मीद जगाती है, उम्मीद की एक नई किरण लाती है। तो इस वीडियो को, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले भी हम लोग एक मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन समय पर है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। बहुत आदमी कहता है कि समय इंसान को सफल बनाता है, लेकिन नहीं, समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो ये जो समय है, ये जो समय है और सही समय है, और सही समय पर, सही एग्जाम के समय पर सही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो सही क्वेश्चन पढ़िएगा तब आपको जो है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में व्यापार लगाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना ये तो चाहिए ही, लेकिन कौन समय क्या पढ़ना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समय के अनुसार स्टडी किया गया हर चीज़ आपकी सफलता में योगदान दिलाता है। तो हम लोग समय से आपके जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसमें सिर्फ साइंस का ही नहीं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सबका क्वेश्चन करा रहा है इसी चैनल पर। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और सभी विषय का तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। ये तैयारी आपको वार्षिक एग्जाम में भी सफलता दिलाएगी, क्योंकि सवाल कहाँ से आएगा, आधा यहाँ से आधा वहाँ से आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा है पत्ता और चौथा है फूल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा पत्ता। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती से होता है। ठीक है, क्योंकि पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये हमारा जो पत्ती है, इस पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप पढ़े होइएगा, हम आपको पढ़ाए थे। इस पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे ही रंध्र कहते हैं। रंध्र यानी एस्टोमाटा कहते हैं। और इसी रंध्र की सहायता से पौधों में जब खाना बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो जो खराब जल बचता है वो जल वाष्पित होकर वायुमंडल में भाग जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो आपसे और क्वेश्चन आ सकता है कि पत्तियां में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो बोलना है रंध्र कहते हैं। क्लियर। एक बात और आ सकता है कि पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, याद रखिएगा। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्लियर। तो ये इससे जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव है, जो भी सवाल करेंगे उससे जुड़ी हुई जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देखते चलेंगे। हम लोग का मेन मकसद है छमाही नहीं, वार्षिक एग्जाम में भी अपना झंडा लहराना। ठीक है, तो वार्षिक एग्जाम को भी मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को कराया जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। यानी मानव रक्त में कितना परसेंट हमारा यूरिन होता है। ठीक है, यानी हमारे मूत्र में कितना परसेंट जो है रक्त में हमारा यूरिया होता है। ऑप्शन है 100 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर हमारा है 20 ग्राम। ठीक है, तो आपको भी याद रखना है कि इसका सही आंसर कितना है, 20 ग्राम है।
ठीक है, आप लोग कमेंट में भी इसका जवाब देते रहिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? जब हम लोग श्वसन करते हैं तब जाकर हमारे शरीर में जो भोजन खाए रहते हैं उसका पाचन होता है और उसी के फलस्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होता है। तो वही क्वेश्चन कहा है कि जब श्वसन क्रिया करते हैं तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो याद रखना है, पहला ऑप्शन है 20%, 40%, 60%, 80%। तो इसका भी सही ऑप्शन ए है, 20% ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किसका मतलब वृक्क किससे संबंधित है? हम लोग वृक्क को ही बोलते हैं किडनी, याद रखिएगा। वृक्क को ही क्या बोलते हैं? वृक्क को ही बोलते हैं किडनी। और इसी का एक और नाम है, इसी को बोलते हैं गुर्दा। कथी बोलते हैं? गुर्दा। अक्सर आप बच्चों की लड़ाई में देखते होइएगा, बच्चा से कहता होगा गुद्दा में दम होता है आके फरिया ले, गुद्दा में दम आके फरिया ले। इसका मतलब आपके वृक्क में किडनी में दम है तो आके फरिया लीजिए। ठीक है, तो वही कह रहा है वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपको बोलना है नेफ्रॉन। क्या बोलना है? क्या बोलना है? नेफ्रॉन। क्या बोलना है? नेफ्रॉन। और इसी का दूसरा नाम है वृक्क नलिकाएं। कथी नाम है? वृक्क नलिकाएं, इसी को बोलते हैं। क्लियर? एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये भी आप इसके साथ याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस क्वेश्चन के साथ साथ जो भी उससे इम्पोर्टेंट सवाल आने वाला है और जो संभावना है उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे, ताकि रिवीजन के जैसा ये क्लास बन जाए, साथ में साथ रिवीजन भी हो जाए और आप सवाल से भी अवगत हो पाए। इस तरह हमारा अगला सवाल है, पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण किस क्रिया द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है परागण, दूसरा है निषेचन, तीसरा है विसरण और चौथा है वाष्पोत्सर्जन। तो किसका पूछा है? जल का पूछा, यानी जल। तो जल बाहर निकलेगा तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। पहला क्वेश्चन किया है ना कि वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्पित होता है। ठीक है, जल बाहर निकलता है। तो जल पूछेगा तो बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। एक बात और, अगर गैस कहता, क्या बोलता? अगर यही सवाल हमारा गैस कहता तो गैस में हमारा आंसर होता क्या? विसरण होता। ठीक है, विसरण विधि से गैस का निष्कर्षण होता है। ये भी हम लोगों ने देख लिया। चलते हैं हमारी अगले सवाल पे, और सवाल को देख के आपको लग रहा हो कि सवाल कितना बढ़िया रखा गया है। सवाल बढ़िया ही रखनी हमारा पहचान है और हम चाहते हैं कि सवाल वही करे जो एग्जाम में सीधा है। ठीक है, अगला सवाल है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? सीधा परिभाषा पूछ दिया गया है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। ठीक है, उत्तेजनशीलता में हमारा ऊर्जा क्या होता है? नष्ट होता है। उत्सर्जन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा? श्वसन। श्वसन क्रिया के दौरान ही हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होता है। श्वसन में आपको पढ़ाया था कि श्वसन एक क्रिया है जिसके फलस्वरूप वायुमंडल से जो भी गैस हमारे शरीर में जाती है और जो भोजन अणु होता है उसको तोड़ करके हमें ऊर्जा की प्राप्ति करता है। ठीक है, यानी जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और जाने के बाद भोजन अणु को तोड़ता है और तोड़ने के बाद हमें ऊर्जा की प्राप्ति होता है। अगर हम बढ़िया खाना खा ले लेकिन श्वसन क्रिया अगर बढ़िया से ना हो तो भोजन नहीं पचेगा, तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी नहीं होगा, उल्टे ही आपके शरीर में बहुत तरह का बीमारी उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि भोजन सही से नहीं पचा है। चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। अगला ऑब्जेक्टिव है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? पहला है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन प्रक्रिया जो है सभी जीवों के लिए जरूरी है। जितने भी सजीव है सभी श्वसन की क्रिया करते हैं, लेकिन जितने भी सजीव है चलन नहीं करते हैं। वाष्पोत्सर्जन तो करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। क्या हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं? नहीं करते हैं। पेड़ पौधा करता है, घास करता है, शैवाल करता है। तो जो मुख्य था वो हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया श्वसन। अगला है,
मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है और कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में मतलब आरबीसी में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में यानी डब्ल्यूबीसी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर है क्लोरोफिल। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा यहाँ से, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा और ये बहुत ही अच्छी सवाल है। ठीक है, चलते हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे क्वेश्चन होता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, कितने चेंबर पाए जाते हैं। तो हमने आपको इशारा भी कर दिया, बताइए क्या है? 3, 2, 4, 5। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 4 है। मानव हृदय में 4 बेस में पाया जाता है, इसी को बोलता है 4 चेंबर पाया जाता है, इसी को बोलता है 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। क्लियर? आपको बताते हैं कौन कौन है, सुन लीजिए। दाया अलिंद कौन है? दाया अलिंद है। क्लियर? बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीलय, दाया नीलय, और चौथा है बाया नीलय। क्लियर? बाया नीलय, यही चारों हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक बात और, बाया जो है, बाया भाग में यानी बाया अलिंद में हमारे शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ये भी आपको याद रखना है, और दाये में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण जब पौधे करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में क्या बनता है? पहला ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मतलब पौधा का भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ऑब्जेक्टिव और पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? उप उत्पाद, वो हो गया हमारा उत्पाद। उप उत्पाद कहिएगा तो कहना है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। और कमेंट में एक बार हमको और बता दीजिए कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना % है। हम पढ़ा दिए हैं, आप कमेंट में बताइए कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना % है, ये आपका कमेंट में आना चाहिए, और इसका सही आंसर जिसका होगा हम लाइक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये तो आपके 10th में नहीं है, 9th में है, लेकिन आपके 10th में सवाल आती है, इसीलिए हमने ये भी सवाल पूछ दिया है। ठीक है, कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। एक बात और आप लोगों को और कह देते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको नया दिखाई दे रहा है या लग रहा है कि हम नहीं जानते हैं, आप कॉपी खोल के रखिए और उसको नोट करते चलिए स्टार में। पढ़ा हुआ कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाता है। आपके जीवन में कभी भी जब सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा तो एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, 1 नंबर के लिए 100 क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं से भी कोई भी नया क्वेश्चन दिखता है फटाक से स्टार दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? आप सभी के घर में दही जमता होगा और सबको पता है कि दही कैसे जमाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि दही कैसे जमाते हैं। एक बात और बताइएगा, ठंड में दही जल्दी जमता है कि गर्मी में? ये आपको बताना है कि दही ठंडी में जल्दी जमती है कि गर्मी में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है किण्वन। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया के तहत ही दही जमने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? यानी हमारा जीवन का हर काम होते रहे, हम चलते रहे, फिरते रहे, किसी से बात करते रहे, समझते रहे, हर चीज़ करते रहे, इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? पहला है निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता। हमेशा हमको ऊर्जा चाहिए, सही बात है। अगर ऊर्जा न रहे तो हम आज आपके सामने बोल नहीं पाएंगे और आप क्या लिख भी नहीं पाइएगा, दिखना तो दूर की बात है, आँख भी नहीं आपका खुलेगा। ठीक है, तो निरंतर ऊर्जा भी हमको चाहिए। शरीर की वृद्धि भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होनी चाहिए। हमारे शरीर में कोई भी अंग क्षतिग्रस्त होता है तो उसका मरम्मत भी होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी है इनमें से सभी, और इसका सही आंसर यही है, इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं।
तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है नेफ्रॉन। अभी हमने आपको बताया है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कथी बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन जो है ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आजकल बहुत आसान हो गया, अगर किसी व्यक्ति का किडनी फेल भी हो जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अलग से कृत्रिम रूप से बनाया गया है जिसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब रक्त के लिए, और डायलिसिस एक थैली है जो आपके बाहर से किसी अंग के साथ उसको चिपका दिया जाता है, और जो भी वृक्क का काम है मूत्र का मतलब रक्त को छानना और उसमें से जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको अलग करना, ये कर देता है, ठीक है। तो अब किडनी फेल होने से आपकी मृत्यु नहीं हो सकता है, इसका उपाय निकल चुका है। अगला है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो हमने आपको पढ़ाया था 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, गिल्स, फेफड़ा और आपको बताए थे ट्रैकिया, ठीक है। गिल्स, फेफड़ा और ट्रैकिया। तो आपको बताए थे कि जो हमारा ट्रैकिया होता है, जो हमारा ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है कथी में होता है? कीटों में होता है, ठीक है। ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों में होता है। और गिल्स द्वारा क्या बताए थे? गिल्स द्वारा मछली में होता है। अब फेफड़ा द्वारा बताए थे, फेफड़ा द्वारा बताए थे कथी में होता है? मनुष्य में होता है ना, मनुष्य में जानवर में फेफड़ा द्वारा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे पूछा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कथी है? किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा, याद रखिएगा। मछली का जो है मुख्य श्वसन अंग गिल्स है। अब आपको कमेंट में आंसर देना है केचुआ का श्वसन अंग क्या है। ये सवाल बहुत बार आया है, इसका जवाब दीजिएगा केचुआ का श्वसन अंग क्या है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको हम पहला ही क्वेश्चन में बता दिए हैं। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो इसका जो सही आंसर है वह है विसरण। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण क्रिया होता है, लेकिन अगर जल कहेगा तो जल में हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है ये आप बताइए। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरा, ठीक है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ये आप जान लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार और आपसे कहेंगे कि आप अपने प्यारे सहपाठियों को वीडियो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये चैनल नया नहीं है, ये चैनल बहुत पुराना है, बशर्ते ये ऑफलाइन में चल रही थी। इस ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया गया है, तो आप लोगों के लिए किया गया है। अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, इसका लाभ उठाइए, और लाभ मिला है तो किसी और को शेयर भी कीजिए। अगला है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मृतजीवी। क्या होगा? मृतजीवी। मृतजीवी में कवक भी आता है, जीवाणु भी आता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कवक आएगा, जीवाणु आएगा, सब मृतजीवी होता है। गोबर छत्ता आपका आ जाएगा, ठीक है। गोबर छत्ता आ जाएगा आपका, गोबर छत्ता इसी में आता है, गोबर छत्ता, ठीक है। गोबर छत्ता आपका आता है, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये समृद्धजीवी है, मतलब मृतों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएगा, जिससे क्या हो जाता है? स्वपोषी में आता है पेड़ पौधा आता है, घास आता है, घास आएगा इसमें, और जल में रहने वाला क्या आएगा? शैवाल आएगा। क्लियर? तो ये भी आप यहाँ पर देख लिए। चलते हैं आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? रेजिन और जो गोंद है ना, पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है, याद रखिएगा। पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है। और इसके अलावा आपको कमेंट में आंसर देना है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित अंग है, ये बताना है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित अंग है, ये हम आपको सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो बताइएगा रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित अंग है, आपको बताना है। अभी फिलहाल चलते हैं रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में, ठीक है। जो पौधा में पुराना जाइलम होता है वहीं पर रेजिन और जो गोंद है हमारा संचित होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो पहला है उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो इसका सही आंसर है वो हमारा है उपचयन। क्या है? उपचयन है। क्लियर?
अगला ऑब्जेक्टिव है रक्त क्या है। रक्त को ही क्या बोलते हैं, ब्लड, याद रखिएगा। रक्त को ही क्या बोलते हैं, ब्लड, खून, रुधिर, याद रखिएगा क्या, रुधिर। एक और कमेंट में बताइए कि मनुष्य में कितना से कितना लीटर रक्त होता है, हम बता दिए 5 से 6 लीटर। आपको कमेंट में बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो रक्त क्या है, कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, कोई नहीं तो उत्तक है। हम पढ़े थे रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। आपको कमेंट में बताना है कि पीएच मान इसका कितना होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, ये आप बताइए। पहला है वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो गया, वृक्क हो गया, ठीक है। वृक्क, वृक्क हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग है। वृक्क को ही न बताएं, कभी बोलते हैं किडनी, वृक्क को ही बोलते हैं गुर्दा, ठीक है। ये हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग, और यहाँ से हमारे शरीर में जो अपशिष्ट होते हैं उसका उत्सर्जन होता है। और आपको कमेंट में बताना है कि अग्नाशय में कौन से हार्मोन का स्राव होता है, बताइए अग्नाशय में कौन सा हार्मोन का स्राव होता है। फटाफट इसका आंसर आप दीजिए, इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा सीखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो जो इसका सही आंसर है पत्तियों में, ठीक है। रक्षी कोशिकाएं जो हमारा है वो हमारी पत्तियों में पाए जाते हैं। अगला है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, और ये सवाल कितना बार आ चुका है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, ये आप बताइए। पहला है वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा अवायवीय, ठीक है। अवायवीय में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है या कम मात्रा में होता है, तो उसी के दौरान हमारा जब सही से भोजन का पाचन नहीं होता है तो इथाइल अल्कोहल बन जाता है। और इसी के बनने, इसी क्रिया को बोलते हैं कौन सी, किण्वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन भी बोलते हैं। इसी क्रिया को पूछ सकता है कि इस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो किण्वन बोलते हैं, ठीक। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको कराया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए भागने की आवश्यकता नहीं है, सब्र करके कुछ सीखिए और ज़िंदगी में कुछ हासिल कीजिए। भागने से इधर उधर कुछ मिलने वाला नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो एक बात जान लीजिए, मनुष्य के सांस लेने की क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, उच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनुष्य के श्वास लेने की क्रिया को उच्छ्वास बोलते हैं। प्रश्वास नहीं, प्रश्वास क्या बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं। और सांस छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं उच्छ्वास, क्लियर। और जब दोनों क्रिया होता है तो उसको बोलते हैं श्वासो उच्छ्वास, क्लियर। श्वासो उच्छ्वास कहते हैं, क्लियर। तो वही पूछा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वासो उच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, श्वासो उच्छ्वास। हम लोग अपने वीडियो के आधा क्वेश्चन कर लिए हैं। हम अपने शुरू में ही बताया 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। हम लोग वही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जब आप एग्जाम में बैठिएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो आपको लगेगा कि हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम सर के सामने बैठे के पढ़ रहे थे ना, वही सवाल है। और यही आपको प्रतीत होगा क्योंकि हम वही सवाल करा रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट में दीजिए। टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना कि देखिए हम पढ़ा रहे हैं, हमारे एक सर जो है बैठ के आराम से देख रहे हैं, यानी वो भी चाह रहे हैं कि वीडियो देखे, वो भी सीख रहे हैं। एगो आप लोग है कि आपको सिखा रहे तब भागते हैं, ठीक है। यानी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सर इधर आइए, देखिए आपको विश्वास नहीं होगा, आइए। और सर भी देखिए किस तरह बैठे हुए हैं, यानी हम लोग के मेहनत में सर सहयोग कर रहे हैं, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हम लोग सभी लोग एक साथ एकजुट होकर आपको कुछ नया सिखाना चाहते हैं, कुछ नया लेकर आना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए सर किस तरह से बच्चों गर्मी में एकदम ध्यान से क्लास को देखिए और आनंद लीजिए, और क्लास एकदम कंटिन्यू करिए। इस प्लेटफॉर्म पर सभी तरह का वीडियो मिलेगा, और हम लोग एकदम मेहनत करने के लिए तत्पर है। जब भी समय मिल रहा है, और कोशिश करें कि समय पहले इसको निकालें, और आप लोग का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है और आने वाली जो परीक्षा है उसका तैयारी बेहतर तरीके से किया जाए। तो देख लीजिए हम दोनों आदमी किस तरह, बाकी एक सर और बैठे हैं लेकिन वो सर कुछ और काम कर रहे हैं, नहीं आ सकते हैं। तो देखिए हम लोग सब आदमी एक साथ होकर के पीछे जो है 2-3 सर उधर है बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्या पढ़ाई हो रहा है। और अगले विषय सर जैसे ही हटेंगे ना, दूसरे विषय के लिए हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग भी, जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप वीडियो देखने से मत भागिए। तो इसका जो सही आंसर है आप कमेंट में बता दिए होइएगा, एनीमिया। क्या है? एनीमिया है। ठीक है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, क्लियर। एक मधुमेह आया है, आपको हम क्वेश्चन दिए थे इंसुलिन की हार्मोन, हमारे अग्नाशय में कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का हार्मोन स्राव होता है, और उसी इंसुलिन के कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। ये भी आप यहाँ पे जान लिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पादप में, कहती है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम से ही क्लियर है, जल। ज से जाइलम, ज से जल, याद रखिएगा। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल का वहन। क्लियर, क्या वहन हो जाएगा? जल का वहन। और एक बात और याद रखिएगा, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम जल का वहन करता है। जाइलम को दारू तक कहते हैं। जाइलम में कौन तक बोलते हैं? जारू तक बोलते हैं। और इसमें जल का परिवहन एक दिशा में होता है, सिर्फ नीचे से ऊपर होता है। ठीक है, सब बता दिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, कुत्पाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, इग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है अमीबा। ठीक है, अमीबा में, जैसे ये हमारा कथी है, जितना भी आप बना दीजिए कि नहीं, तो यही हमारा अमीबा है। अमीबा के बीच में हमारा एक केंद्र हो गया। ठीक है, और इसी जो निकला हुआ जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग जो देख रहा है, ये सब ये वाला भाग जो देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं कुत्पाद। और इसी कुत्पाद की सहायता से अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करता है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहेगा? किस प्रकार प्रकृति में ऑक्सीजन का बैलेंस बना रह सकता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे खाना बनाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा खाना बनाता है, और खाना बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ता है। क्लियर। अगला ऑब्जेक्टिव है, एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? अभी ना हम आपको बताए थे, पौधों में का जो ये पत्तियाँ है, इस पत्तियाँ में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बताया है ना। इस पत्तियाँ में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं रंध्र। और रंध्र को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा। कोई बात नहीं, आपको हम रंध्र बताए थे ना, एस्टोमाटा भी सीख लीजिए। तो रंध्र को ही बोलते हैं एस्टोमाटा। तब एस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, कोई नहीं तो क्या हो जाएगा? पत्तियों में। क्लियर, कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में। और तना में होता है वातरंध्र, याद रखिएगा। तना में क्या होता है? तना में होता है वातरंध्र, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब क्या है? मानव हृदय का औसत रक्तचाप क्या है? यानी जब किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ या घट जाता है तो डॉक्टर को देखते हुए हाथ में बांधता है पट्टी और बताता है कि आपका बीपी कितना है। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है, आपको पढ़ाए थे, 120/, क्या होता है? 80 होता है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120/80। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कौन प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। 80 को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर हम लोग बोलते हैं 80 को। क्लियर हो गया, सीख लिया आपने। तो और एक बात और, जो रक्तचाप को मापते हैं ना, उसको बोलते हैं एस्फिग्मो। कथी बोलते हैं? एस्फिग्मो मैनोमीटर। या इसी को बोलते हैं रक्त दाब मापी यंत्र। रक्त दाब मापी यंत्र। क्लियर हो गया, रक्त दाब मापी यंत्र एस्फिग्मो मैनोमीटर, याद रखिएगा, मैनोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? आपको पीछे ही बता दिया, अगर गौर से सुने होइएगा तो आंसर निकल जाएगा। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती है, एस्टोमा है, ग्राना है, हरित लवक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो बताए थे कौन है? पत्ती है। क्लियर हो गया, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। और पत्ती में क्या होता है? रंध्र होता है, ये भी आप सीख लिए। ठीक है, क्या होता है? रंध्र होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में ही होता है। पत्ती को बोलते हैं पौधे का रसोई घर, याद रखिएगा। पत्ती को बोलते हैं पौधे का क्या घर? रसोई घर। एक बात और याद रखिएगा, जब प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा, क्या कहेगा? अंगक, तो अंगक में लगाना है हरित लवक। ठीक है, क्या लगाना है? हरित लवक लगाना है। इकाई कहेगा तो इकाई में लगाइएगा क्लोरोफिल। क्या लगाना है? क्लोरोफिल। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है?
वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में जल पौधे से निकल कर वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में जाकर बादल का रूप लेकर के फिर बारिश होकर के कहाँ आता है? नीचे आता है। तो ये प्रक्रिया बार बार चल रहा है, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। अगला है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, और उपचयन अभिक्रिया को ही बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर हो गया? दोबारा नाम याद रखिएगा। ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो बताए थे स्वपोषी पोषण के लिए जो है आवश्यक 4 घटक था। कितने घटक थे आवश्यक बताए थे? 4 घटक है। पहला है सूर्य का प्रकाश, पहला बताए थे सूर्य का प्रकाश। दूसरा बताए थे क्लोरोफिल, क्या बताए थे? दूसरा बताए थे क्लोरोफिल। तीसरा बताए थे CO2 और चौथा बताए थे जल एवं खनिज लवण। जल एवं खनिज, जल एवं खनिज, ये 4 घटक जब तक नहीं होगा पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कहेगा तो सूर्य का प्रकाश। तो क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, हाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, सूर्य का प्रकाश है, उपरोक्त सभी, तो हाँ सभी। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका जो सही आंसर है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अवायवीय भागों में होती है। हम बताए थे श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय भागों में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, और संपूर्ण पाचन इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा पायरुवेट टूट करके जो है क्या देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जल देता है और ऊर्जा की प्राप्ति होता है। क्लियर? चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा है जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में, ठीक है। अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, और जठर ग्रंथि से जो है जठर रस का स्राव होता है। कौन रस का? जठर रस का स्राव होता है। जठर रस को ही बोलते हैं अमाशय रस। क्या बोलते हैं? जठर रस को ही बोलते हैं अमाशय रस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जठर रस को ही बोलते हैं अमाशय रस, तो याद रखिएगा। अगला है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। हम लोगों में रक्त का परिवाह जो हो रहा है दिखाई दे रहा है? नहीं ना, दिखाई दे रहा है। एक इसके लिए विशेष अंग बनाया गया, नस बनाया गया हमारे शरीर में, धमनी शिरा सब है ना, इसके लिए विशेष अंग है। तो हम लोगों में खुला नहीं होता, बंद होता है, ठीक है। बहुकोशिकीय में बंद ही होता है। तो मनुष्य में बंद है, घोड़ा में भी बंद है, ऊँट में भी बंद है, तो खुला है, बंद है। तो खुला क्या हो जाएगा? कॉकरोच हो जाएगा, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में, कीड़ा मकोड़ा में पाया जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्ग तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लैटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। बताइए क्या बोलते हैं? पौधों में जो गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित पदार्थ जो चिपचिपा पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा लैटेक्स। क्या हो जाएगा? लैटेक्स हो जाएगा। अगला है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो हो जाएगा सही आंसर यकृत से। यकृत को ही बोलते हैं लीवर, याद रखिएगा। यकृत को ही क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत का वजन होता है 1.5 kg, ये भी आपको याद रखना है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है? बड़ी ग्रंथि है। यकृत से एक पीत रस निकलता है। कौन रस निकलता है? पीत रस निकलता है, जिसका रंग होता है हरा, ठीक है। क्या होता है? हरा। तो सब चीज़ आपको हम बता दिए। चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पर। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। बताइए क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में, दिन में, सुबह शाम। दिन रात कहाँ होता है, कब होता है? तो दिन में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत हल्का सवाल था। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक यानी पादप में 2 ऊतक होते हैं, 2 संवाहक ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। हमने जाइलम के बारे में पढ़ लिया कि जाइलम जल का परिवहन करता है, तो फ्लोएम किसका करेगा? भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, एमिनो अम्ल का। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 43 है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या पढ़ते हैं? 6CO2
प्लस 12H2O, ठीक है। ऊपर में था सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश और नीचे क्या था, क्लोरोफिल। तो हमारा क्या बना था, ग्लूकोज बना था, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, यही बना था हमारा। क्लियर। तो कह रहा है यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकला है, ये आपसे पूछ रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकला है, तो ऑक्सीजन बाहर निकला है आपका कथी से, जल से। जब जल हमारा टूटता है तो हाइड्रोजन गैस हमारा उधर जाकर जल बना लेता है और इसमें से जो ऑक्सीजन है ना वो वही हमकी प्राप्ति होता है। याद रखिएगा। तो पूछेगा कि जल के टूटने से क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से क्या मिलता है, तो ग्लूकोज। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका, ठीक है। जो इसका सही आंसर कहती है प्लाज्मा है। अगला है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। शुरू में ही बताया था, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, बताइए। पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। अगला है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। शुरू में ही बता दिए थे कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। एक बात और, प्रत्येक वृक्क में कितना नेफ्रॉन होते हैं, क्वेश्चन बताइए। प्रत्येक वृक्क में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है, ये कमेंट में बताइए, हम बता चुके हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अभी पीछे हमको आपको बताया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो जो इसका सही आंसर क्या है, लीवर है। लीवर को ही क्या बोलते हैं, यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। क्लियर हो गया। लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत। इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 kg होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो हम बताए थे स्वपोषी पोषण के लिए 4 चीज़ चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा खनिज और उसके बाद CO2। तो ये में देखिए कौन नहीं है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। तो जल चाहिए, सूर्य ऊर्जा चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन बनता है। तो ये गलत है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगला है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अभी बताए थे ना, ऐसे कलम पकड़ो, जितना मन है ना वरना गोल गोल इसको घुमा के लाइए, ये बन जाता है अमीबा। यही अमीबा है। क्लियर। और अमीबा में इसी को बोलते हैं कुत्पाद। कथी बोलते हैं, ये जो देख रहा है उभरा हुआ अंगुली जैसा संरचना देख रहा है, इसी को बोलते हैं कुत्पाद। कथी बोलते हैं, कुत्पाद। और इसी के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो ऑप्शन में है कुत्पाद, 1 नंबर में ऑप्शन हो गया यही सही। भोजन राजधानी में भोजन का पाचन होता है, याद रखिएगा। भोजन राजधानी में भोजन का पाचन होता है किसके द्वारा, तो एंजाइम की सहायता से होता है, ठीक है। एंजाइम की सहायता से होता है, ये भी आप याद रखिएगा। केंद्रक जो है बीच में पाया जाता है। अगला है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। लाल रक्त कोशिका बनाता है यानी RBC बनाता है। श्वेत रक्त मतलब WBC बनाता है। रक्त विमाणु मतलब BP, ई वाला BP नहीं, BP है ब्लड प्लेटलेट्स वाला है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ठीक है। रक्त का थक्का कौन बनाता है, ब्लड प्लेटलेट्स बनाता है। एक बात और याद रखिएगा, जो हमारा WBC है ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का रक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद WBC का जीवन काल याद रखिए कितना होता है, 12 से 20 दिन का होता है। इसका कितना होता है, ब्लड प्लेटलेट का कहिएगा सर 5 से 12 दिन का होता है, 5 से 12 दिन का होता है। RBC का 20 से 120 दिन का होता है। तीनों कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में। तीनों अस्थि मज्जा में ही बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तीनों अस्थि मज्जा में ही बनता है। मरता कहाँ है, तो पीलिया में मरता है। क्लियर। कहाँ मरता है, तो पीलिया में मरता है। ये सब बात याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट। नहीं, थ्रोम्बोसाइट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, याद रखिएगा। RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और जो BP वाला है यानी ब्लड प्लेटलेट, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है।
इतना बात आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो सीरीज ख़त्म होता है और ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।